नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दीपश्री कस्वां पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर दीपश्री कस्वां और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। आज हमारे साथ एज अ गेस्ट मौजूद हैं कमलेश भारतीय जी, जो साहित्य जगत और पत्रकारिता जगत का एक जाना माना नाम है, जिन्हें अगर मैं कलम का सिपाही कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आइए आज उनसे हम जानते हैं उनके जीवन के अनुभवों के बारे में। उनके अनुभवों से हम क्या सीख सकते हैं जिससे हम हमारी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकें। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट कमलेश भारतीय जी से। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं सर कमलेश भारतीय जी। तो मिलते हैं हम उनसे और जानते हैं उनकी कहानी। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने हमारे लिए समय निकाला। आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी शाम है आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सर आपकी जर्नी एक बहुत लंबी, बहुत यादगार, बहुत अनुभवों से भरी रही है। आप टीचर भी रहे हैं, आप साहित्यकार भी रहे हैं, आप पत्रकार भी रहे हैं। तो आप अपने अनुभवों को, इनको किस निचोड़ में, किस रूप से हमें बता सकते हैं कि हम कुछ सीख सकें इनसे? बहुत अच्छा आपने मेरे से सवाल किया। मैं शिक्षक भी रहा, पत्रकार बना, साहित्यकार पहले था, मतलब शिक्षक होने से पहले भी साहित्यकार था। हाँ जी। उसकी भी छोटी सी वजह थी कि कोई पूछे कैसे आ गए। हाँ जी, हाँ जी। तो बचपन में मैं अपनी दादी के बहुत प्रेम करता था, उनके साथ ही लगभग रहता था। तो जब सर्दियों की रातें आती थी तो वह अंगीठी तपाती थी और कहानियाँ सुनाती थी। तो कहानियाँ पढ़ते सुनते सुनते तो मुझे भी लगा कि कुछ है। तो मैंने अपनी किसी किताब की भूमिका में भी लिखा था। तो वो कहानियाँ क्या होती थी, एक राजकुमार, एक राजकुमारी, एक राक्षस। हाँ जी, हाँ जी। राक्षस राजकुमारी को ले जाता था, हाँ जी, राजकुमार छुड़ाने जाता था। बिल्कुल तो आज भी जीवन में वो तीनों हैं। सही बात है। राजकुमार हम सब हैं, हाँ जी, राजकुमारी हमारी इच्छाएं हैं, उसको कोई और लिए बैठा है, हाँ जी, हाँ जी। हमने उससे पाना है जब, और राक्षस से जो गलत चीज़ें, उनसे संघर्ष करना है। हाँ वो जी। चीज़ें आज भी मौजूद हैं। तो इस तरह मैं साहित्यकार पहले बना, अच्छा। फिर शिक्षक बन गया, हाँ जी, क्योंकि कोई ना कोई काम तो आप करोगे। बिल्कुल। तो हमारे छोटे से कस्बे में BA B.Ed तक की शिक्षा थी, हाँ जी, हाँ तो जी। मैंने पा ली और शिक्षक बन गया, फिर प्रोफेसर भी बना। तो शिक्षक के रूप में मुझे लगता था कि हम जो हमारे स्कूल में 600 बच्चे हैं, हाँ जी, इनको सुधारने का, इनको बनाने का, इनका जीवन संवारने का हमारे पास एक मौका है। अनुभव है। हाँ जी, तो उनको मैं कहता भी था, क्योंकि जब प्रिंसिपल के रूप में एड्रेस करता रोज़ सुबह असेंबली को, तो वहाँ कहता था कि हम आप सबको डॉक्टर नहीं बना सकते, वकील नहीं बना सकते, वैज्ञानिक नहीं बना सकते, इंजीनियर नहीं बना सकते, लेकिन एक चीज़ जरूर बनाएंगे और वह है आपको अपने देश के अच्छे नागरिक बनाना। बहुत वो अच्छी हमारा बात। काम है। बहुत बड़ी कोई बात है बनेगा सर ये। डॉक्टर, कोई बन जाएगा, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, लेकिन आप अच्छे नागरिक बने, ये हमारी शिक्षक की जिम्मेदारी है। मेरा ख्याल है मैं शिक्षण को बहुत प्यार करता था, और जब वो तेजाब फिल्म आई थी, हाँ जी, उसका शाहरुख जो खान गाना की। था, हमको हो गया है प्यार, हाँ जी, हाँ जी। मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया, अच्छा, मिस्टर मिस्टर इंडिया। इंडिया में था। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे बच्चे गाने गाते थे, गुनगुनाते थे भारतीय के कारण कि हमको प्यार हो गया है, प्यार मिस्टर इंडिया। तो बच्चों का इतना प्यार भी मिलना चाहिए शिक्षक को। मैं अपने जब लिखता था अपनी स्टाफ मीटिंग, तो उनको कहता था कि बच्चे सुबह आकर ये ना दुआ करते आए कि वो इंग्लिश वाला टीचर आए नहीं, मैथमेटिक्स वाला टीचर बीमार पड़ जाए, और साइंस वाला तो मर ही जाए, कि ये बच्चे दुआ करके आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो ये दुआ करके आए कि वो वाला टीचर अगर नहीं आया तो आज हमारा दिन अच्छा नहीं होगा, ऐसे टीचर बनो। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें ऐसे शिक्षक बनना चाहिए कि हम नहीं स्कूल आए तो बच्चे उदास हो जाएं। तो वो मैं उनको कहता था। तो इसके बाद हम जब आगे बढ़े तो साहित्यकार, पत्रकार का काम है कि 600 से भी ज़्यादा, पता नहीं कितने 100
कितने हजार कितने लाखों लोगों को अखबार के माध्यम से सचेत करना। जो हमारे समाज में अंधविश्वास है, बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनके प्रति सचेत करना। सिर्फ राजनीति ही नहीं है, बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। पर्यावरण के बारे में सचेत करना, सारे काम हैं। ये जो हमारे लड़कियां होती हैं, लड़कियां भ्रूण हत्याएं हैं, इन सब के बारे में पत्रकार काम करता है और कहा भी जाता है। कोई भी फंक्शन हो, आप सुनोगे ध्यान से, हाँ जी। कोई भी दिन हो, वो कहेंगे मीडिया आगे आए। हाँ अरे जी। मीडिया सारे कामों में आगे आए, इसका मतलब विश्वास मीडिया पर है कि धूम्रपान रोकना है, मीडिया आगे आए। बालिका का भ्रूण हत्या रोकनी है, मीडिया आगे आए। वृक्षारोपण करना है, मीडिया आगे आए। तो मीडिया ही तो सारे काम करता है। अगर आपको बड़े लोगों तक, बड़े आवाम पहुंचाना तक है तो पहुंचाना मीडिया है, ही तो है। मीडिया ही एक जरिया है। तो वो टीचर से बड़ी जिम्मेदारी है। एक समाज को, एक देश को बनाना, वह मीडिया का काम है। फिर साहित्यकार, काम साहित्यकार का भी वही है कि अपने देश को अपने विचारों से नागरिकों के विचारों को बदलना, उनको अच्छी तरफ ले जाना। लेकिन वो डॉक्टर महाराज कृष्ण जैन थे, वो एक बहुत अच्छी बात कहते थे। कहते कमलेश, अगर दहेज को खत्म होना होता तो मुंशी प्रेमचंद से लेकर आज तक सब लोग दहेज के खिलाफ लिखते हैं। हाँ जी। दहेज खत्म हुआ, बढ़ गया। सही बात है। तो साहित्यकार तो कोशिश करता है, बिल्कुल सही। लेकिन दहेज बढ़ता ही जा रहा है। लाखों करोड़ों पता नहीं कितने रुपए खर्च करते हैं बड़े बड़े लोग, उससे पता नहीं कितने गरीब बच्चों को, उनकी इतनी गरीब लड़कियों की शादी करवा सकते हैं। लेकिन एक रात के 3 घंटे के लिए लाखों करोड़ रुपए फूंक देते हैं। इसलिए साहित्यकार का काम और बड़ा है, लेकिन धीमा है। पत्रकार का काम बहुत तेज है। बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जैसे हमारे शहर में सब्जी मंडी थी, जाने मैं पत्रकार बना था, तो आढ़तियों को पता चला कि हम खेती भी करते थे, हम भी लेकर जाते थे चीज़ें, ये तो पत्रकार है। तो उन्होंने कहा यार ये सारी अनाज मंडी में इतना कूड़ा पड़ा है, इसको हटवा दे। तो मैं फोटोग्राफर लाया, मैं कहा इतनी बढ़िया फोटो खींचो, कण कण जर्रा जर्रा इसमें नजर आए भी ये गंदगी है। मैं बहुत शानदार फोटो खींची। तो मैंने मार्केट कमेटी से पता किया भाई कितने पैसे इनसे आपको आमदनी हो जाती है। मार्केट कमेटी के बाद नगर पालिका से पता किया कि कितनी आमदनी इनसे हो जाती है। तो मैंने फिर हेडिंग दिया, खाने वाले सभी, संभालने वाला कोई नहीं। लाखों लाखों रुपए तो ले लेते, लेकिन सफाई मार्केट कमेटी कहती नगर पालिका काम है, नगर पालिका काम कहती है ये मार्केट कमेटी का काम। वो जब खबर छप गई, फोटो छप गई, तो दूसरे दिन सुबह सुबह मुझे मंडी से फोन आ गया कि कमलेश कमाल कर दी, हमारी मंडी की धुआंधार सफाई हो रही है और मार्केट कमेटी भी करवा रही है, नगर पालिका भी करवा रही है। अब सबको करनी है। तो इतना असर है पत्रकारिता का जो साहित्य का नहीं है। पर साहित्य दूर तक और देर तक यही काम करता है, ये है। तो सर आप कहानियाँ लिखते हैं, आपने साहित्य में इतना काम किया है। आज के समय में ना लोगों को एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये प्रॉब्लम्स होने लगी हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका कारण ये है कि हम भगवान से, अध्यात्म से, जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारे भारतवर्ष का, जो हमारी संस्कृति रही है, वो एक बहुत वजह है कि हम अपनी जड़ों से दूर हो रहे हैं। तो अगर एक साहित्यकार की नज़र में मैं पूछूं भगवान क्या है, अध्यात्म क्या है, तो आप क्या बताएंगे? तो बचपन में मेरी दादी मुझे सुबह शाम मंदिर ले जाती थी। ऐसा नहीं मैं भगवान से कोई दूर हूँ, हाँ जी, या मैं नास्तिक हूँ, है ना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भगवान को तो मान लिए, और भगवान को आप तब कब मानते हैं? मैंने एक कहानी लिखी है, अच्छा, जिसका जिसका नाम अब किया है दुख के आर पार। पहले नाम था अस्पताल गाथा। मेरी छोटी बेटी 23 दिन पीजीआई रही थी, जीवन और मरण के बीच बच के आई थी। तो सबसे बड़ा आस्था का केंद्र आप अस्पताल में देखोगे। सही बात है। जो भगवान को नहीं भी मानता वो भी वहां कहता है भगवान मेरे सुन ले, इसको बचा ले। भगवान बचा ले। तो इसका मतलब भगवान, आप कितने नास्तिक बन जाओ, कितना विरोध करो, मॉडर्न बन जाओ, ना ना, क्या होता है भगवान है। आप अस्पताल में जाकर उसको, आपको वो दिखने लगता है सही बात कि है। कहीं है। हाँ हाँ,
और वो बचाएगा। वो बांसुरी वाला आ जाएगा, मुरली वाला कोई आ जाएगा। सही बात है। तो भगवान तो है। और मेरा ख्याल है ये अशांति में शांति देता है, अस्थिरता को स्थिरता देता है। जो हम डामाडोल से होते हैं, भगवान उसको स्थिरता देता है। तो ये चीज़ें मैंने कई जगह लिखी हुई हैं। बहुत सर, आपने बड़ी बात बहुत सिंपल तरीके से कह दी। बहुत छोटी सी एक मैंने लोक कथा लिखी थी। जब मैं खटखट कला में जॉब करता था तो हम लोग कोऑपरेटिव खाना पीना भी करते थे। हमारे पास एक गोरखा था जॉब पे, वो बनाता था बढ़िया। तो उस दिन भी था, तो रास्ते में एक चौराहा आता था जहाँ हमारी बस रुकती थी, उसके आगे बच्चे आते थे साइकिल वाले, उनसे हम आ जाते थे। तो एक दिन मैं वहाँ इंतजार कर रहा था, तो सामने मीट के खोखे 3-4 लगे होते थे। तो क्या देखता हूँ, वो एक छोटे से प्यारे मेमने को वो खींच रहा है खोखे की ओर, ये आ जा। और वो पूरा जोर लगा रहा है, नहीं जाना, वो पीछे जितनी उसमें शक्ति है वो बेचारा जोर लगाता है, मैं नहीं जाऊँगा। तो मेरे दिल ने कहा, वह देख तू कि वो जानता है मुझे मारा जाएगा, इसलिए पूरा जोर लगाता है कि मैं नहीं मरना चाहता। और तुम लोगों ने कोऑपरेटिव खाना रखा है, वहाँ इसी को परोसा जाना है। अब तू कभी नहीं ये करेगा। वो दिन गया, आज का आ गया, मैंने कभी मीट नहीं खाया। भगवान है, भगवान इस रूप में भी है, भगवान और रूपों में भी आता है। जैसे एक बहुत अच्छी कहानी आई थी टीवी पर, बहुत ही अच्छी, वो विदेशी थी, उसको हिंदी में बनाया गया था एक कहानी प्रोग्राम में। अच्छा। तो अपनी बात करते करते याद आ गई। हाँ जी, हाँ जी। कि एक मोची है दिखाया हुआ, वो बैठा काम करता है। वो कहता है, भगवान तू कभी आया ही नहीं यार, मैं तुझे बहुत याद करता हूँ। तू कभी तो आ, मेरी चाय पी, मैं रोज चाय बना के रखता हूँ। अब दूसरे दिन बहुत बारिश होती है, तो एक महिला अपने बच्चे को जो कांप रहा है बारिश में, उसको लेकर उसके पास आ जाती है। बरामदे में आती आती उसकी दुकान के आगे आ जाती है। उसके मन में आता है, कहता बहन बच्चा बहुत कांप रहा है, इसको चाय पिला। वो अपनी चाय उसको दे देता है, भगवान की चाय भी उसको दे देता है। अब वो चली जाती है। फिर एक और बंदा आता है ऐसे, किसी और रूप में आता है, वो फिर उसको चाय पिला देता है। तीसरी बार उसके सामने एक छोटा सा बच्चा रेडी वाले की रेडी से 1-2 केले चुरा के भाग रहा होता है, उसको पीटने जाता है, उसको वापस लाता है। हाँ जी। रेडी वाला, तू आ जा वापस। कहता क्यों? कहते कितने पैसे? मेरे से ले ले, दे देता। अब शाम हो गई, रात हो गई, वो फिर चाय रखता है। तो भगवान सारा दिन मैं तेरे लिए चाय बनाकर बैठा रहा, तू आया ही नहीं। तो आवाज़ आती है, रोशनदान से रोशनी आ रही है, वहाँ से आवाज़ आती बहुत अच्छी, हाँ मैं आया था, एक बार नहीं 3 बार आया था। जब तुमने उस बच्चे को चाय पिलाई, वो मैं ही तो आया था। जब तुमने उस अतिथि को चाय पिलाई, मैं ही तो आया था। जब तुमने उस बच्चे को केले से पिटने के लिए बचाया था, अरे मैं ही तो आया था। भगवान एक इतने रूपों में आता है, हम उसको पहचान नहीं पाते। एक सर आपको बहुत सम्मान मिले हैं, इतनी आपकी ग्रेसफुल जर्नी रही है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि आपको सम्मान मिलते ही रहे हैं। एक सम्मान जो आपके दिल के बहुत करीब हो। आप सच्ची बात कहती हैं भाई। अब चूंकि मुझे लिखते लिखते 50 वर्ष हो गए, बहुत उससे थोड़ा ऊपर भी हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। जब लिखने लगा हूँगा, मुझे भी नहीं पता था कि मैं लिखते जाऊँगा लिखते जाऊँगा। तो अब मैं मंचों पर भी कहता हूँ कि लिखते लिखते लब हो जाए। पर ऐसा कोई पेन नहीं बना। रोटोमैक का विज्ञापन आता था, ये ऐसा पेन है, लिखते लिखते लब हो जाए। लेकिन सचमुच लिखने लिखने से ही आपको लब हो जाता है। सही बात है। तो जो बात आप कहती, इस बीच अच्छे अच्छे पुरस्कार मिले, बड़े बड़े पुरस्कार भी मिले, लेकिन सबसे मेरे दिल के करीब जो पुरस्कार मिलने का, वह है एक संवाददाता की डायरी कथा संग्रह को, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था अपने आवास पर, जो आज भी प्रधानमंत्री का आवास कहलाता है। हाँ जी, हाँ जी। R7 रेस कोर्स। हाँ जी। तो वहाँ हमें 2 वर्ष के 39 लोगों को, 39 लोगों को पुरस्कार दिए जाने थे।
और वहाँ एक के साथ एक ही जा सकता था। अच्छा तो बच्चे मेरे रह गए, मैं अपनी धर्मपत्नी को लेकर गया। अच्छा अच्छा। तो वहाँ जब गए, हम्म, मुरली मनोहर जोशी जी हम्म, संसाधन मंत्री थे, मानव संसाधन जैसे एजुकेशन मिनिस्टर कह लो, हाँ जी हाँ जी। और मंच लगा हुआ था। वाजपेयी जी 5-6 बार उठे, 5-6 बार प्रशंसा पत्र पढ़ा गया, उन्होंने दिया। अचानक बीच में मुरली मनोहर जी आ गए मंच पर। उन्होंने कहा नहीं, ये वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी थोड़े बीमार हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि पहले सबके प्रशंसा पत्र पढ़ देते हैं, फिर सबको बुला के एक साथ ही चेक दे देंगे। अच्छा। इतनी बात सुनते ही वाजपेयी जी अपनी जगह से उठे, हाँ जी। उनको कहा पीछे हटो। मुरली मनोहर जोशी जी हुआ पीछे हटो। और वहाँ उन्होंने जो बात कही वो दिल को छू जाती है। उन्होंने वो जैसे ऐसे झटका मारते थे गर्दन का, उन्होंने झटका मारा, नहीं ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? जैसे हो रहा है। मैं कोई बीमार नहीं हूँ, आज की शाम मेरी लेखकों के नाम है, और लेखक जैसा चाहेंगे वैसे ही इनको सम्मान प्रदान किया जाएगा। एक एक आएगा, एक एक को उसी तरह मैं बैठूंगा उठूंगा बैठूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और फिर उनको लगा भी ये क्या है, कहते अब तक क्या हो रहा है, 50,000 50,000 क्या लगा रखा है 50,000। अरे अगली बार से 1,00,000 कर दो। क्या होता है, लेखक सारी जिंदगी लिखता है, हाँ। सारी जिंदगी लिखने के बाद सिर्फ 50,000 और 1,00,000 करो, वो एक लेखक का सम्मान था। दूसरा, जो व्यक्ति भी उनके पास पुरस्कार लेने जाता था उनसे वो एक आध बात जरूर करते थे। अच्छा। जैसे मेरे साथ उन्होंने ये बात की, जैसे अनाउंस हुआ कि एक संवाददाता की डायरी कथा संग्रह पर कमलेश भारती को यह सम्मान दिया जा रहा है, तब तक मैं उनके करीब आ चुका था। तो उन्होंने कहा अच्छा, और एक संवाददाता की डायरी, हम तो पढ़ेंगे भाई। ये तो कमाल है, क्योंकि वो स्वयं पत्रकार रहे थे। हाँ जी हाँ जी। वो शीर्षक सुनते ही उनको लगा मैं तो नहीं लेकर आया, बाकी तो लेके आए थे। अच्छा, सब दे रहे थे, पाँव भी छू रहे थे, मेरी आदत नहीं। अच्छा। मैं तो वैसे नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। हाँ जी हाँ जी। अरे क्या है, जाकर भिजवा देना, हम पढ़ेंगे। अच्छा। वो दिल को छू गया कि एक वो सम्मान देने वाला आपको पढ़ना भी चाहता है। बहुत बड़ी बात है ये। नहीं तो सम्मान देते हैं, आप किताब देते हैं और आपको बहुत दुख होता है बाद में, वो किताब वहीं सोफे पर पड़ी रह जाती है। सही बात है। तो उन लोगों में किताब देता भी नहीं। हाँ हाँ। नहीं सही। वो मेरे दिल के बड़ा करीब है। सर, आपकी जो नॉलेज है उसको हम एक एपिसोड में तो नहीं पिरो पाएंगे, पर हम चाहेंगे जाते जाते कोई ऐसी कहानी या कोई कविता जो आपके दिल के करीब हो, वो अगर आप हमारे दर्शकों श्रोताओं के लिए सुना सकें तो। रचनाएं तो जैसे कहते हैं कि एक लेखक को सारे अपने बच्चों के समान होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सारे बच्चे प्यारे लगते हैं। हाँ जी हाँ जी। लेकिन आमतौर पे मैं ऐसे मंचों पे प्रेम लोक कथाएं सुनाता हूँ ताकि सहज ही लोगों तक बात पहुँच जाए, और मैंने बहुत लिखी है। हाँ जी हाँ जी। बहुत सारी लिखी है। तो यहाँ मैं आपको सुनाता हूँ, ऐसे थे तुम। ऐसे थे तुम। बरसों बीत गए इस बात को, बरसों बीत गए, जैसे कभी सपना आया हो, अब ऐसा लगता था। बरसों पहले कॉलेज में दूर पहाड़ों से एक लड़की पढ़ने आई थी। उससे हुआ परिचय धीरे धीरे उस बिंदु तक पहुंच गया जिसे सभी प्रेम कहते। फिर वही होने लगा। लड़की कॉलेज ना आती तो लड़का उदास हो जाता, और लड़का ना आता तो लड़की के लिए कॉलेज में कुछ भी ना होता। दोनों इकट्ठे होते तो जैसे कहीं संगीत गूंजने लगता, पक्षी चहचहाने लगते। फिर वही हुआ जो अक्सर प्रेम कथाओं का अंत होता है। पढ़ाई के दौरान लड़की की सगाई कर दी गई। साल बीतते ना बीतते लड़की अपनी शादी का कार्ड देकर उसमें आने का न्योता देकर विदा हो गई। लड़का शादी में गया, पहाड़ी झरने के किनारे बैठकर खूब खूब रोया, पर झरने की तरह समय बहने लगा। बहता रहा, बहता गया,
इस तरह बरसों बीत गए। इस बीच लड़के ने आम लड़कों की तरह नौकरी ढूंढी, शादी की और उसके जीवन में बच्चे भी आए। कभी कभी उसे वह प्रेम कथा याद आती, आंखें नम होती, पर वह गृहस्थी में रम जाता और कुछ भूलने की कोशिश करता। आज पहाड़ में घूमने का अवसर आया। बस में कदम रखते ही उसे याद आया, वर्षों पहले की प्रेम वाली नायिका का शहर भी आएगा। उत्सुक हुआ यह कि वह शहर आने पर उसे कैसा कैसा लगेगा। आकुल व्याकुल था, पर कब उसका शहर निकल गया बिना हलचल किए, बिना किसी विशेष याद के, क्योंकि वह सीट के पीठ टिकाए चुपचाप सो गया था। जब तक जागा तब तक उसका शहर बहुत पीछे छूट चुका था। वह मुस्कुराया, मन ही मन कहा कि 17 वर्ष पहले एक युवक आया था, अब एक गृहस्थी जिसकी पीठ पर पत्नी और गुलाब से बच्चे महक रहे थे। उसे किसी की फिजूल सी यादों और भावुक से परिचय से क्या लेना देना था। इस तरह बहुत पीछे छूटते रहते हैं शहर, प्यारे प्यारे लोग, उनकी मीठी मीठी बातें याद आती रहती हैं, धुंधली धुंधली सी यादें, और अंत में एक जोरदार हंसी। अच्छा ऐसे थे तुम, अच्छा ऐसे भी हुआ था तुम्हारे जीवन में कभी। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने हमारे लिए समय निकाला और हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हम और भी एपिसोड्स आपके साथ रिकॉर्ड करेंगे। कोई नहीं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने एपिसोड में याद किया। और मैं शुभकामनाएं देकर जाता हूँ कि आपका ये जो सिलसिला है ये पहले रजत जयंती पर आए, फिर स्वर्ण जयंती पे आए और हम मनाएं आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।